नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स में हमें ठीक-ठाक ग्रोथ देखने को मिला है। और अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रीलिमिनरी डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में ये $860 बिलियन पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ईयरली बेसिस पर 4.22% का ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अभी फिलहाल $860 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये $825 बिलियन के थे। अगर थोड़ा सा मैं आपको और ब्रेकअप दूं तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में जस्ट 1% का मार्जिनल ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 441.78 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 437.7 बिलियन के थे। सर्विस एक्सपोर्ट्स में अच्छा खासा 8% के आसपास ग्रोथ हमें देखने को मिला है। 418.31 बिलियन के रिकॉर्ड किए गए हैं। और बात करूँ इंपोर्ट्स के बारे में तो टोटल इंपोर्ट्स 978 बिलियन के रहे हैं। और इसके चलते ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा ट्रेड डेफिसिट 118 बिलियन का रहा है। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा एक फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाएगी यमुना रिवर के अलोंग, और इस प्रपोजल को दिल्ली कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों ये प्रोटेक्शन वॉल उन एरियाज में बनाई जाएगी जहां पर फ्लडिंग के काफी हाई रिस्क रहते हैं, यानी कि लो लाइंग एरियाज में आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल पहले फेज में 4.7 किलोमीटर की प्रोटेक्शन वॉल अप्रूव की गई है वेस्टर्न बैंक पर। तो स्पेसिफिकली मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज के बीच में बनेगी। सिविल लाइंस, कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, इस तरह के जो क्राउडेड एरियाज है उनको फ्लडिंग से बचाया जा सकेगा। ये प्रोटेक्शन वॉल एक बाउंड्री वॉल की तरह काम करेगी, और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो 2027 के आसपास आपको ये बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट नवी मुंबई से है, जहां पर दोस्तों नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तीसरे रनवे को लेकर प्रिपरेशन तेज हो चुकी है। और अभी यहाँ पर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करने के लिए सिडको के द्वारा एक कंसल्टेंट को हायर कर लिया गया है। तो दोस्तों बेसिकली नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल एक रनवे ऑपरेशनल है, दूसरा रनवे यहाँ पर बनाया जा रहा है अगले फेज के अंदर। और ओरिजिनल प्लान यही था कि इस एयरपोर्ट पर 2 ही रनवेज बनाए जाएंगे, और क्योंकि आगे चलकर फ्यूचर में एयर ट्रैफिक यहाँ पर काफी तेजी से ग्रो होगा, तो इसी के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटीज का मानना है कि यहाँ पर और नई फैसिलिटीज की जरूरत है, जो कि समय से पहले ही बना ली जाए। तो ये रनवे भी उसी थिंकिंग का ही हिस्सा है। अभी फिलहाल राइट्स लिमिटेड और क्रिएटिव ग्रुप एलएलबी इन दोनों के जॉइंट वेंचर के द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाएगी, और अगर ये रनवे फिजिबल पाया जाता है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काम होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा की बरबिल सिटी के अंदर एक नया बाईपास तैयार किया जाएगा, और इसको लेकर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम किया गया है। तो दोस्तों ये बाईपास एक टाइप का रिंग रोड होगा, जो बरबिल के अगल बगल एक टाइप का लूप कॉरिडोर क्रिएट करेगा। और अगर आपको बरबिल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा के केओंझर डिस्ट्रिक्ट में आने वाली एक सिटी है। ये 3.32 किलोमीटर की इस रोड की लेंथ होगी, और इसे डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा कि डेली बेसिस पर 40,000 से ज्यादा व्हीकल्स इसका इस्तेमाल कर पाए। और अभी क्योंकि इसको लेकर फाउंडेशन रख दिया गया है तो काफी तेजी से इसके ऊपर काम होगा। 1581.21 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल के अंदर अंदर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा प्लान्स अनवेल कर दिए गए हैं ग्रेटर आगरा टाउनशिप को लेकर। और ऐसा बताया गया है कि इस टाउनशिप को नोएडा की लाइंस पर ही तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों जिस हिसाब से नोएडा पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर डेवलप हुआ है और ग्रो हुआ है, यूपी सरकार के द्वारा इसको मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में चुना गया है, क्योंकि यूपी के अंदर बहुत सारे जो नए अर्बन सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं वो नोएडा की लाइंस पर ही तैयार होंगे। ग्रेटर आगरा टाउनशिप भी उसी का ही हिस्सा होगा। 449.65 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा, जहां पर मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, ग्रुप हाउसिंग, मॉडर्न रोड्स, सीवरेज सिस्टम, ग्रीन स्पेसेस और दूसरी कुछ सिविक अमेनिटीज बनाई जाएंगी। इनिशियली 10,000 के आसपास लोगों को यह अकोमोडेट कर पाएगा। 5,142 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगी, और वह इस काम को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा लैंड एक्विजिशन अप्रूव कर दिया गया है सावनेर के अंदर। और ऐसा बताया गया है कि जो लैंड यहाँ पर एक्वायर की जाएगी उस पर एक डिफेंस न्यूक्लियर एरोस्पेस कॉरिडोर तैयार होगा। तो दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूपी और तमिलनाडु की तरह स्टेट के अंदर डिफेंस कॉरिडोर को तैयार करना चाहती है, जैसे कि इन दोनों स्टेट्स ने किया है, जहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। उसी तरह से कुछ सेम काम यहाँ पर भी किया जाएगा। लेकिन इस कॉरिडोर की एक यूनिक चीज ये होगी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर सेटअप करेगी, और इस टाइप के फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स सिर्फ देश के अंदर 6 जगह पर ही बनकर तैयार होने हैं। और क्योंकि इस फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स में अमोनियम नाइट्रेट की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसको भी एक्सप्लोसिव्स के लिए एक मेकर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा लैंड एक्विजिशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो कुल मिलाकर 6,700 एकड़ ऑफ लैंड एक्वायर करेंगे। इसमें से 5,900 एकड़ ऑफ लैंड तो इस कॉरिडोर के लिए होगी, जबकि 800 एकड़ ऑफ लैंड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स के लिए होगी। और क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसको लेकर आगे चलकर कई सारी अपडेट्स आती रहेंगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करता रहूँगा।
अगली दोस्तों फिर से अपडेट उत्तर प्रदेश से ही है, जहाँ पर दोस्तों गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 2200 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइन अप कर दिए गए हैं और इसको लेकर उनका कहना है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स गाजियाबाद की इमेज को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो दोस्तों अगर इनके बारे में वन बाय वन में आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेटअप किया जाएगा, उसके साथ साथ एक एरो सिटी बनाई जाएगी और उसके साथ साथ एक इंटीग्रेटेड हब भी बनाया जाएगा, जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, स्पोर्ट्स एकेडमी, स्मार्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, ग्रीन स्पेसेस और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनकर तैयार होंगी। ओवरऑल यहाँ पर जो क्रिकेट स्टेडियम बनेगा वो इसकी मेन हाईलाइट होगा, क्योंकि गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी 2014-15 से कोशिश कर रही है कि इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाए, लेकिन अब ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और होपफुली जल्द आपको इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट पीएलआई स्कीम को लेकर है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिवैम्प्ड पीएलआई स्कीम के ऊपर काम कर रही है और ये वाली पीएलआई स्कीम स्पेसिफिकली स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को टारगेट करेगी। तो दोस्तों अभी तक देश के अंदर स्मार्टफोन्स के लिए जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, जो कि स्पेसिफिकली 2020 में लॉन्च की गई थी, उसके अंतर्गत टारगेट ये था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाए। तो अभी हमारी भारत सरकार का मानना है कि उसके अंतर्गत जो हमने ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो तो हमने ऑलमोस्ट अचीव कर ही लिए हैं, तो अब उससे आगे चलकर और काम किया जाएगा। इस स्कीम में स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा। जो भी कंपनी उनके स्मार्टफोन्स में जितने ज़्यादा लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके उनको एक्सपोर्ट करेगी, उस कंपनी को उसी प्रपोर्शन में इंसेंटिव दिए जाएंगे। पीएलआई 2.0 इसका नाम रखा जाएगा और ऐसा बताया गया है कि 46,000 करोड़ रुपीस का बड़ा फाइनेंशियल बजट इसके लिए अप्रूव होगा। फिलहाल दोस्तों ये प्रपोजल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली मई के आसपास इसको लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर है, जहां पर दोस्तों यूपी एडा के द्वारा बताया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे अभी ऑलमोस्ट तैयार है पब्लिक यूज के लिए और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद इसी महीने के अंदर अंदर इसका इनोवेशन कर दिया जाएगा। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जिसको मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनाया जा रहा है। 594 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और यूपी के 12 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पास होगा और अभी फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को एक 6 लेन के एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया गया है, जिसको फ्यूचर में काफी इजीली 8 लेन्स तक एक्सपांड किया सकता है, क्योंकि अच्छी खासी स्पेस यहाँ पर छोड़ी गई है। हर 1 किलोमीटर पर सीसीटीवी सर्विलांस और टोल प्लाजा पर कमांड सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं। 36,200 करोड़ रुपीज की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर हुई है। इसके बन जाने से होगा है कि मेरठ से प्रयागराज के बीच में जस्ट 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर ट्रेवल किया सकेगा, जिसको पहले 10 से 12 घंटे तक का समय इजीली लग जाता था। हालांकि दोस्तों कोई एग्जैक्ट डेट अभी फाइनलाइज तो नहीं हुई है, लेकिन 29 अप्रैल इसके लिए टेंटेटिव डेट बताई गई है। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव से है, जहां पर दोस्तों गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक रेल ओवर ब्रिज को लेकर उनका प्रपोजल रिवाइज कर दिया गया है और अब इस रेल ओवर ब्रिज को एक 4 लेन के स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये रेल ओवर ब्रिज पहले 2 लेन का स्ट्रक्चर होने वाला था। 2024 के आसपास इस प्लान को सामने रखा गया था और 55 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आने वाला था, लेकिन सर्विस में पाया गया है कि इस कॉरिडोर पर व्हीकल्स के नंबर लगातार बढ़ते रहेंगे, तो इसी के चलते अब इसको एक 4 लेन के स्ट्रक्चर के रूप में तैयार किया जाएगा। एक बार ये तैयार हो जाता है तो द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ट्रैफिक प्रेशर आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।